गुड रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे कहा कि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर असलान यूनुस साहब और डॉक्टर मरियम साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक उम्मीद तासुर ये भी है, हम जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि सिगरेट नोशी ज़ाहिर सेहत के लिए नुकसानदेह तो है ही, तो कहा जाता है हार्ट डिजीज़ का भी सबब बनती है। लेकिन क्या सिर्फ सिगरेट नोशी की वजह से ही हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या दीगर अलामात या दीगर चीज़ों से भी होते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा हम लोग जो परेशान है ना, जो डिजीज़ हमें हार्ट की 40 के बाद मिल रही होती थी ना, अब वो बिलो द एज ऑफ 40 हमें मिल रही पेशेंट्स में। इसका एक बहुत बड़ा जो रिस्क फैक्टर जो हमने अभी ऑब्जर्व किया है वो है सिगरेट के साथ साथ वेब का। क्योंकि आज के यंग जनरेशन जो है ना, उससे फैशन की तरह इस्तेमाल कर रही है, उसको बुरा नहीं समझती ना। तो अभी पिछले 1 साल के अंदर हम 3 पेशेंट 21 साल के लोगों की एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं बड़े हार्ट अटैक के साथ। 3 पेशेंट जिनकी एज 21 ईयर्स थी, और तीनों का रिस्क फैक्टर जो था वो ये था कि वो वेप इस्तेमाल करते थे। तो निकोटीन और ग्लिसरीन होती है। अब इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है ना, सिगरेट तो नुकसानदेह है, वो एक हमें पता है। सिगरेट एक पी के फेंक दी, अब आप दूसरे जलाते हुए सोचेंगे थोड़ी देर बाद जलाऊंगा, ये खत्म कर लिए। वेप तो हर वक्त जेब में है ना, वो लोग 1 मिनट के अंदर 3 पफ ले रहे हैं और वो 24 आवर उनके जेब के अंदर इस्तेमाल है। लेटे लेटे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बैठे हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कंटिन्यू उस नशे से कंटिन्यू इंटरेक्शन में है ना। ऐसा नहीं ज्यादा नुकसान दे ज्यादा नुकसान दे रहा है, वेप सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा है। सिगरेट में तो डेफिनेटली, क्योंकि सबसे ज्यादा चीज खतरनाक होती है, इसको लोग बुरा नहीं समझते ना। अभी हमारे एक पेशेंट आया, टीचर आई, मेरे पास पेशेंट थी, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे स्कूल के बच्चा 7वीं क्लास में बैग में से वेप निकला। तो मैंने उसके फादर को बुलाया कि भाई ये आपके बच्चे के वेप निकला। क्या नहीं, मेरा तो वेप है, मैं पीता हूँ, तो ये बच्चे नहीं पीला, क्या हो गया? तो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या होती है, जैसे छोटा गुनाह होता है ना, वो ज्यादा खतरनाक होता है, कुछ हम बुरा नहीं समझते। बड़ी चीज को तो गुनाह समझते हैं ना। इस तरीके से जो छोटी चीज होती है ज्यादा नुकसान देती है। अब इससे होता क्या है कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती है ना, इसके अंदर फैट और डिपोजिशन हो रही होती है, लेकिन वो कभी भी हार्ट अटैक नहीं करती। वो हार्ट अटैक कब करती है? जब उसकी वॉल जो होती है ना, वो ब्रेक होती है। जैसे ही वो वॉल ब्रेक होती है तो उसमें क्या होता है, वो जो जितना भी डिपोजिशन जमा हुई होती है प्लेग की, वो उसे ब्लॉक कर देती है पूरा। और उसको वॉल को ब्रेक करने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग के जरिए वो प्लेग रप्चर होने का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे ज्यादा आप देखें ना कि बिलो 40 की एज में जितने भी लोग हमें हार्ट अटैक के मिलते हैं, उनका एक ही रिस्क फैक्टर कॉमन पाया जाता है, वो होता है स्मोकिंग। 40 से कम में मुझे नहीं, हाँ, या दूसरी होती है फैमिली हिस्ट्री ना। एक डिजीज होती है फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होती है, वो फैमिली में रन कर रही होती है। या तो हमें इस तरह के पेशेंट मिलते हैं, आज फैमिली में फादर को था, भाइयों को, सबको हार्ट अटैक हो चुका है, तो उनमें तो खून गाढ़ा होने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, तो या तो ऐसे मिलते हैं, या इसके अलावा हमें सारे पेशेंट वो मिलते हैं जो बिलो 40 में, उनको मैं डायरेक्ट सवाल करता हूँ, भाई सिगरेट पीते थे? हाँ डॉक्टर साहब। कब से पी रहे हो जी? 5 साल हो गए, 4 साल हो गए। चेन स्मोकर है, और कोई रिस्क फैक्टर नहीं मिलता। ये एक से कॉमन रिस्क फैक्टर है जो कि स्मोकिंग का हमें अर्ली हार्ट अटैक में, इससे सबसे ज्यादा अफसोस होता है ना, ये 40 के बाद। अब आप सोचें ना, एक 40 की एज से कम एक पेशेंट जिसको हार्ट अटैक हो गया, उसकी अब लाइफ क्या है? उसे 4 से 5 रोजाना दिल की दवाइयां खानी है। दिल की दवाइयां खाने के साथ, दवाइयां खाली खाने के ये नहीं होता, दवाइयों से साइड इफेक्ट भी होते हैं ना, उनकी डेली रूटीन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनकी लाइफ वो एक स्पॉइल हो जाती है। फिर कुछ लोग तो और ज्यादा अर्ली एज में हो जाते हैं, इनको हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया, तो उन पर क्या होता है, फैमिली रन करनी है, उसके लिए प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कल को शादी होनी है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चीज से काफी सारी प्रॉब्लम। बड़ी अहम बात ये भी है, जैसे आपने कहा, आप जैसे क्वालिफाइड लोग होंगे, जाहिर है, वो तो पहचान लेते हैं ना कि आए, उन्होंने अलामात बताई और उसके अंदाजा हो जाता है आपको कि मसला क्या है। जी जी। बहुत सारे डॉक्टर्स जाहिर इस तरह के भी हैं और होते हैं, वाकयात होते रहे हैं कि सिर्फ किसी ने कहा कि जी चेस्ट में पेन है, और वो तमाम टेस्ट पे करा देते हैं फौरी तौर पर, और डायग्नोज सही तरह कर नहीं पाते। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक अपने सारे नाज़रीन के लिए इतनी अच्छी टिप्स देने जा रहा हूँ, जो कि आप बताऊं सबके की पॉइंट है कि आप ये समझ लीजिए कि सबके लिए, हर शख्स के लिए मेरा मैसेज है कि आप ये समझ लीजिए कि हार्ट का पेन, अगर हार्ट का पेन होता क्या है, हार्ट के पेन के बहुत से अलामत होते हैं, लेकिन अगर हम चेस्ट में हम समझ लें कि 3 पॉइंट ऐसे हैं, अगर वो है तो उसका मतलब है हार्ट का पेन नहीं है। PPT पॉइंट, अगर कोई कहता है कि जी मेरे डॉक्टर साहब इधर दर्द हो रहा है, एक पॉइंट कर रहा है, डॉक्टर साहब इधर दर्द हो रहा है, वहाँ फीमेल आती है, डॉक्टर साहब ये दर्द हो रहा है, ये हार्ट का पेन नहीं है। अच्छा, पॉइंट आउट नहीं हो सकता। अगर आप पॉइंट कोई करता है कि डॉक्टर साहब मेरे यहाँ दर्द है, इधर दर्द है, अगर कोई पॉइंट कर रहा है तो 90% चांस है कि वो हार्ट का पेन नहीं है। सही। दूसरा होता है पोजिशनल, कि डॉक्टर साहब जब मैं लेटता हूँ ना तो मेरे दर्द होता है, उठ के बैठ जाता हूँ दर्द खत्म हो जाता है, या लेटने में ज्यादा दर्द हो रहा है, उठ के बैठा हूँ तो नहीं हो रहा। दूसरा है पोजिशनल। पहला क्या था? पॉइंट। दूसरा पी क्या हो गया? पोजिशनल। और तीसरा होता है टेंडरनेस। अगर हम ये दबा रहे हैं और ये हमें यहाँ दर्द महसूस हो रहा है तो ये हार्ट का पेन नहीं होगा।
ये 3 पॉइंट तो आप बिल्कुल समझ, क्योंकि बेचारे लोग इतना पैसे दे के खामा टेस्ट करा के आ रहे होते हैं, उनको नॉन कार्डिक फीमेल्स हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आती हैं, बच्चे को गोद में उठाया हुआ है, घर का काम झाड़ू पोछा कर रही हैं, पेन हो गया वो उसमें आ गई कि हमें हार्ट का पेन हो, हार्ट का पेन नहीं होता है, उसे कहते हैं कॉस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस, ये दबाने में जो दर्द हो रहा होता है, डिफरेंट डिजीज होती है ना। तो 3 PPT पॉइंट, पोजिशनल और टेंडरनेस, मतलब दबाने में, ये 3 पॉइंट है तो नहीं। अच्छा, अब हार्ट का पेन कौन सा होता है? हार्ट का पेन का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो होता है, ये हमारी हड्डी होती है, स्टर्नल बोन कहते हैं। हार्ट का पेन मोस्ट लाइकली रेट्रोस्टर्नल, मतलब इस हड्डी के पीछे ऊपर डिफ्यूज होगा पूरे सीने पे। और एक बहुत कॉमन साइन जो हम पूछते हैं, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बोझ है, हाथी ने पैर रखा हुआ, लोग हमें बताते हैं ऐसा लग रहा है किसी ने पैर रखा, वहां पे बोझ पड़ रहा है। डिफ्यूज पेन होगा, पूरे सीने पे दर्द होगा, और ऐसा लगा कोई हमें निचोड़ रहा है, स्क्वीज कर रहा है, निचोड़ रहा है, और या तो हमारे जॉ में जा रहा होगा या रेडिएट टू लेफ्ट शोल्डर कर रहा होगा। ज्यादा लोग बात करते हैं। और सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक के मरीज बेचारे जो मर जाते हैं, अभी रिसेंटली काफी सारे सेलिब्रिटीज भी हमारे इस वजह से उनकी डेथ हो गई जो कि डायग्नोज नहीं हुए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मिस हो जाता है वो होता है इंफीरियर वॉल में। उसमें क्या होता है, हमारे जो निचले दरगा मेदे में तेजाबियत और मेदे में दर्द होता है। सही। ये सबसे ज्यादा मिस होता है हमारे हार्ट अटैक, उसे इंफीरियर वॉल एमआई कहते हैं। अक्सर पेशेंट डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं, रात को बर्गर खा ले तो उसका दर्द है, नहीं तो नहीं, पहले ईसीजी होगी फिर हम बर्गर का इलाज तो हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि हार्ट अटैक हो पेशेंट। कितने सारे मरीज में ये एजुकेट करता हूँ हमारे जो ईआर के डॉक्टर्स हैं कि कोई भी अगर एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ, एपिगैस्ट्रिक का मतलब है ये जो हड्डी की निचला हिस्सा ये ऊपर मेदे में, यहाँ इस पेशेंट के साथ आ रहा है, उसको अगर साथ में शुगर है या वो सिगरेट पीता है, तो आपने पहले ये सोचना है कि भाई उसे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसको इजीली आप दूसरा ट्रीटमेंट दे दें, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लाइफ सेविंग तो ये है कि आपने पहले उसको एक्सक्लूड करना है कि क्या इसको हार्ट अटैक तो नहीं। किसी को ठीक है, एक पैकेज की तरफ जाएंगे हम, लेकिन आकर आपसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे फ्लाइट भी इमदाद किस तरह दी जाएगी, इसको हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन उससे पहले एक बिल्कुल कमालिया से हमारे नुमाइंदे असद राजपूत ने अपना पैकेज तैयार किया है, महफिल का इनेकाद जिस तरह कमालिया में किया जा रहा है, उस हवाले से पैकेज देख लेते हैं, फिर कंटिन्यू रखेंगे गुफ्तगू का सिलसिला। जी। कमालिया में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे तमाम फजीलत रमज़ान के मौजू पर महफिल का इनकाद किया गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल से खिताब करते हुए हाफिज अब्दुल रऊफ का कहना था कि माह मुकद्दस रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद किए जाते हैं। अल्लाह ताला शयातीन को बंद कर देता है, नेकी की बहार आती है और इस महीने नेकियों को फ़रोग मिलता है, गुनाहों से मुसलमान छुटकारा पाते हैं और ये तौबा इस्तग़फ़ार और बख्शिश का महीना है। इस रमज़ान को हम अपने लिए कीमती बनाएं, इसमें वो सारे अमाल करें जिससे अल्लाह ताला राज़ी होता है। कुरान मजीद का इस रमज़ान का इजाज़ ही कुरान मजीद है। रमज़ान की फजीलत का सबब भी है कि अल्लाह ने इसमें कुरान नाजिल किया, तो मुसलमानों को खुसूसी तौर पे चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अमीन को हर रात मिलते और कुरान का दौर करते, और आखिरी साल में आपने 2 दफ़ा कुरान पढ़ा। उम्मत मुस्लिमा को भी चाहिए कि अपनी रातें कुरान में गुजारें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने रोज़ा रखा ईमान के साथ अजर की उम्मीद से, तो उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। रोज़ा रख कर नमाज की पाबंदी और कुरान मजीद की तिलावत करें, अपने हमसायों का ख्याल रखें, तकवा और आजी इख्तियार करें, अल्लाह की बात करें, कोशिश करें, सब के साथ भलाई करें और मजलूम मुसलमान भाइयों के हक में दुआ करें। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, कमाली। तो नाज़रीन, आप लोगों ने पैकेज मुलाहिज़ा किया। स्ट्रोक पेन के हवाले से बात करेंगे। रोज़ा खोलते ही काफ़ी लोगों को शिकायत रहती है कि उनको स्ट्रोक होता है, इस हवाले से बता दीजिएगा कि इसकी क्या वजूहात है। क्या रोज़े में हम लोग अपनी डाइट पूरा नहीं कर रहे होते, इसलिए ही ऐसा होता है? स्ट्रोक मतलब फालिज के बारे में पूछना चाह रहे हैं? ऐसे ही? जी जी जी। देखिए, फालिज की जो है ना वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना बहुत सारे। फालिज में क्या है कि फालिज 2 किस्म का फालिज होता है ना, एक होता है जिसमें हमारे दिमाग की नस सुकड़ जाती है, बंद हो जाती है, और दूसरा फालिज होता है जिसमें दिमाग की नस फट जाती है। इसकी जिसमें दिमाग की नस सुकड़ जाती है, बंद हो जाती है, इसमें क्लॉट आ जाता है, उसे कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, और जिसमें दिमाग की नस फट जाती है उसे कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। अच्छा, अब ऐसा पेशेंट जिसको हाई रिस्क है उसका खून गाढ़ा होने का, क्लॉट बनने का, जैसे कि ऐसे मरीज जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, और उनका लाइफ स्टाइल ये कि बहुत सेडेंटरी बैठे रहते हैं, कुछ चलना फिरना नहीं है, या उनकी कोई सर्जरी हुई भी है। बहुत से ऐसे हमारे दोस्त जो कंप्यूटर पे काम करते हैं 12-12 घंटे बैठे रहते हैं, तो उनमें क्लॉट बनने का बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है। तो वो उनका क्लॉट जो होता है वो ब्रेन में जाके डिसलॉज होता है और वो जगह को फालिज कर देते हैं। अगर हमारे राइट साइड के ब्रेन में जाके क्लॉट फंसेगा तो लेफ्ट साइड का हिस्सा हमारा पैरालाइज हो जाएगा। दूसरा जो फालिज होता है वो होता है हेमरेजिक, जो नॉर्मली आपने देखा ना खाने पीने के बाद क्या होता है कि ब्लड प्रेशर लोगों का ऑलरेडी ज्यादा होता है, जंक फूड ले लिया, अभी को पकौड़े समोसे बहुत ज्यादा ले लिया, ब्लड प्रेशर शूट कर गया। जैसे ही ब्लड प्रेशर शूट करता है तो ब्रेन का हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है और हमारा वो आर्टरी वहां से रप्चर हो जाती है, उसे कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक।
तो ये जो आपने बात की उसमें ज्यादातर इस तरह के जो पेशेंट्स में आता है वो आता है कि हेमरेज स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर शूट कर गया। जितने भी पेशेंट आते हैं हेमरेज स्ट्रोक के, उनका एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन हम देखते हैं, मुझे पूछता हूँ रात दवाई खाई थी? डॉक्टर साहब रात दवाई खाना भूल गए। आप जो मेरे नाजरीन मैं बता रहा हूँ कि जो देख रहे हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, प्लीज जिस तरह नमाज और आजकल जैसे रोजे फर्ज है ना, ऐसी आपके लिए ब्लड प्रेशर की दवाई रोजाना जरूर, क्योंकि होता क्या है कि प्रॉब्लम क्या होती है कि ना डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर आपका ठीक रहता है, क्योंकि आप जो बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं वो आज आपके ऊपर काम नहीं करी ना, वो एक पूरा मैकेनिज्म आपकी बॉडी में डेवलप करती है और वो एक सर्किल उसको चलता रहता है। दवाई लेते हैं फिर 24 आवर हाइफ लाइफ होती है, फिर वो चलती आप जब सही फील करते हैं दवाई खाना शुरू। ये तो फिर इसका मतलब इलाज तो ना हुआ कि सारी जिंदगी अगर दवा खानी है, जब तक दवा खाएंगे तो ही बेहतर रहेंगे। बिल्कुल। अब इसमें दो चीजें होती हैं ना, एक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, किसी की शुगर बढ़ी हुई है, किसी की कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं एज ज़्यादा होना, फीमेल्स में फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया बीमारी होती है उसका होना, हेरिडिटी फीमेल्स मतलब आपकी फैमिली में रन कर रहा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई इस तरह का रिस्क फैक्टर है, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी को शुगर है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उसको हम रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई करके तो आप ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, फिर आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, वो नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं, फिर आपकी ब्लड प्रेशर गोली बंद भी हो सकती है, लेकिन जो नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है कि भाई उसका सारी चीजें नॉर्मल लेकिन बीपी ज्यादा है और इसका एक चीज आप इजीली मिस कर जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह बात हो रही है हार्ट डिजीज़ के हवाले से खासतौर पर, अब ये सवाल बड़ा अहम है कि अगर ये अलामात हैं कि शख्स को सीने में दर्द हुआ, लग रहा है बौल्स भी है और हो सकता है हार्ट अटैक, कई सारे जो सिम्टम्स हैं वो मौजूद हों उसमें, तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या दी जाए? घर वाले क्या करें उसको? फौरी तौर पर हॉस्पिटल तो पहुँचा नहीं, लेकिन बीच में जो दौरानी आएगा आधा एक घंटा हॉस्पिटल पहुँचने में, तो क्या ऐसा करें कि कम से कम हॉस्पिटल तक बाहिफाजत पहुँचा सकें? सबसे अच्छा है आजकल वैसे लोग हमें कहते हैं कि हमने 2 कैपोटिन जबान के नीचे रख ली, ये बहुत खराब प्रैक्टिस है। अच्छा, ज़बान के नीचे ये नहीं रखें, 2 कैपोटिन जबान के नीचे नहीं रखनी है। ये तो प्लीज जो पेशेंट आके मुझे कहते हैं 2 कैपोटिन खा के आए, ये नहीं करना। आपने करना सिर्फ ये है कि एक डिस्प्रीन च्यू करनी है, डिस्प्रीन की गोली एक च्यू करनी है, मतलब चबा के खानी है, और एक गोली एंजिसिड की अगर बहुत दर्द हो रहा है तो वो जबान के नीचे रखें। एंजिसिड की गोली अलग है, कैपोटिन अलग है, बस इतना ही अगर आपने कर लिया। अगर एक डिस्प्रीन आपने विद इन 30 मिनट्स च्यू कर ली तो आप समझ लें कि आपने 90% तक रिस्क खत्म कर दिया। अच्छा, ये बड़ी अहम बात, ये बहुत अहम बात है। और एडवर्टाइजमेंट इस तरह के आते हैं कि 2 डिस्प्रीन खा लेना, तो 2 डिस्प्रीन खा लेना तो बहुत खतरनाक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मतलब एक डिस्प्रीन च्यू कर लें, 300 mg की एक डिस्प्रीन होती है, वो बहुत अच्छा, बस उसको घर में रखें, वो च्यू कर लें, और एक एंजिसिड आपने जबान के नीचे रख ली, वो आपकी आर्टरीज को डायलेट करेगी। बस इतना करके आप अगर कहीं भी कहीं तिब्बी इमदाद के लिए भी चले जाएं तो भी काफ़ी है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब पेन किलर जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, किडनी पर कितना उसका इफेक्ट होता है? पेन किलर्स का किडनी पे बहुत इफेक्ट होता है, किडनीज पे और स्टमक पे भी, दोनों पे पेन किलर्स का बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि ये किडनीज को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहे होते हैं। और फर्दर मोर जाते जाते क्रिएटिनिन जो छोटा बेसिक टेस्ट है हमारा, या किडनी फंक्शन टेस्ट जो होते हैं, उसमें हमारी किडनीज असरअंदाज करते हैं एक किडनी और दूसरी किडनी। आजकल जो है वो ये भी हो रहा है कि किडनी फेलियर्स की तरफ पेशेंट बहुत जा रहे हैं, तो उसमें ये कि पेशेंट जो है वो प्रोलॉन्ग किसी नी जॉइंट के लिए या किसी जॉइंट पेन के लिए या किसी वजह से पेन किलर्स लेते थे, तो किडनीज पे बहुत ज़्यादा उसका ख़राब इफेक्ट। अच्छा, अब क्योंकि आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं तो आप दोनों से जानना चाहूँगी कि मेल्स एंड फीमेल्स में हार्ट अटैक का रेशो किसमें ज़्यादा होता है? अमूमन मेल्स में जी मैं आपका दर्द समझ पा रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा तो ये बताइए कि क्या रीजंस होते हैं कि मेल्स में रिस्पेक्टर होता है ना? देखिए ये तो वो रिस्पेक्टर कंटिन्यू साथ है, रिस्पेक्टर साथ लेके घूम रहे, बहुत जबरदस्त। और ये नॉट मॉडिफाइबल। अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, आप आपको घर जाके रोना ना पड़ता। मैं कहती हूँ जन्नती आदमी है हमारे साथ। नहीं ये जो है बिल्कुल मर्दों में और औरतों में। अच्छा, औरतें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं। जो औरतें और रिस्क फैक्टर्स भी नहीं होते। रिस्क फैक्टर्स तो ये तो बहुत अच्छी बात करें। अच्छा, उमर शरीफ हमारे जो थे बहुत पुराने कॉमेडियन, वो तो कहते थे औरतें दिन भर मेकअप करती हैं, रात में जब आती है रूह कब्ज करने वाली रूह तो देखती है तो कोई और है, दिन में कोई और, रात में कोई और है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम जोक्स, असल में सबसे अच्छा ये कि 50 एज से कम औरतों में कोई रिस्क नहीं होता है, बहुत कम मिनिमम रिस्क होता है, क्योंकि जो हमारा जो नेचुरल मैकेनिज्म है ना हमारी बॉडी का, मेनोपॉज से पहले वो, उसके बाद रिस्क इक्वल हो जाता है, बल्कि औरतों में बढ़ भी जाता है। अच्छा जी, लेकिन उससे पहले रिस्क
फीमेल्स में कम होता है, मेल्स में ज्यादा होता है। चले अली भाई, फिर अगली 25 साल की मजीद तैयारी कर ले। एक चीज जो है ना, आप वो तो आपकी बात में सुकून से जिंदा रहे। एक चीज इनकी बात में मैं ऐड कर देता हूँ जी। कि अगर कभी भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं ना, डिस्प्लिन की बात में अच्छी बताई, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि सबसे पहले आप फर्स्ट मेडिकल कॉन्टेक्ट आपने जाके अपनी ईसीजी करानी है। आपने जो भी घर के पास आपका बेसिक हेल्थ यूनिट है वहाँ पे आपने जाके ईसीजी करवानी। आपने डायग्नोज करना है कि आपको जो है वो हार्ट अटैक है या आपको दिल का मसला आ रहा है नहीं आ रहा। क्योंकि फर्स्ट कहना, अगर आपको मेदे का अल्सर की प्रॉब्लम हो रही है और आपने डिस्प्लिन ले ली तो वो और ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब करेगी ना। तो मैं कहूँगा कि सबसे बेहतर है कि आप जाके फर्स्ट कांटेक्ट में जाएं और वहाँ पे जाके अपना ईसीजी करें, किसी डॉक्टर को दिखाएं, पहले डायग्नोज करें। अच्छा, उसके बाद जो प्रोसेस होता है ना लाइफ सेविंग का, वो हम डोर टू बैलून 90 मिनट्स का टाइम अचीव करते हैं। जी। 90 मिनट्स का क्या मतलब है कि जैसे एक पेशेंट हमारे पास आया, उसको हार्ट अटैक है, तो हमारा टारगेट ये होता है कि 90 मिनट्स के अंदर हमने उसकी दिल की शरीयान खोलनी है। ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, पाकिस्तान में भी सब हॉस्पिटल में जो एंजियोप्लास्टी होती है वो फॉलो होती है। 90 मिनट्स का मतलब क्या है, जैसे मेरा हाथ है, अब इसके अंदर मैंने ये दबा लूँ हाथ को तो मेरा हाथ सफेद होना शुरू हो जाएगा, थोड़ी बाद वो पीला पड़ेगा, काला होगा, वो डेथ हो जाएगा ना। तो इसी तरह हम इसको हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनको हम इंफार्क्ट होने से बचाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, अब पेशेंट आ गया, पहले जो था टाइम वो तो गुजर गया, लेकिन हमारे पास आ गया तो 90 मिनट्स में हमने एंजियोप्लास्टी करके उसकी दिल की शरीयान खोलनी है। एंजियोप्लास्टी का थोड़ा सा बताइए, एंजियोप्लास्टी है क्या, किन लोगों की जाती है? देखिए, एंजियोप्लास्टी जो है जजी तरीका इलाज है, अब काफ़ी सालों से प्रैक्टिस हो रही है। ये एक बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। इसमें होता क्या है कि हमारे दिल के अंदर जो है ना एक मेन शरीयान आती है, उसके बाद वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ये 3 हिस्सों में शरीयान जो डिवाइड हो जाती है ना, उसके बाद कोई भी एक शरीयान में या 2 शरीयानों में ब्लॉकेज आ जाती है, मतलब आके ब्लॉक हो गई। अब जब ब्लॉक हो गई तो आगे ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, तो हम क्या करते हैं, हाथ में यहाँ पे कैनोला लगाते हैं, उसके अंदर तार डालते हैं, उसके साथ एक प्रोसीजर होता है, डाई देते हैं उसके जरिए, और हमें देखते हैं स्क्रीन पे कि हमें नजर आता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। जहाँ पे ब्लॉकेज आती है तो उसी हाथ के जरिए, यहाँ पे सिर्फ कैनोला लगा होता है, उसके अंदर से स्टंट डालते हैं और उस जगह की ब्लॉकेज में स्टंट डाल के उसे हम ओपन कर देते हैं। कोई हम स्टंट डाल के, इसमें कोई काटा पीटी नहीं होती, कोई पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता, पेशेंट खुद अपने स्क्रीन पे देख रहा होता है उसका क्या प्रोसीजर होता है। कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन ये 90% जो हार्ट अटैक के मरीज होते हैं इनसे बचा है। पिछले ज़माने में अगर आप पहले 30 साल 40 साल पहले चल जाएं तो थ्रोम्बोलाइज पेशेंट को किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, जहाँ पे ब्लॉकेज होती खुल जाती थी, लेकिन उसका नुकसान क्या होता था, वो आईसी बीट कर जाता था, दिमाग में बीट कर गया, अंदर के इंटरनॉर्म ब्लीड कर गया, उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। उसके मुकाबले में 90 to 60% इसका ज़्यादा बेनिफिट है। ECCP टेक्नोलॉजी के हवाले से भी जानना चाहूंगी, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, इसके बारे में बता दीजिएगा, ये क्या चीज़ है? देखिए, इसमें ये नई टेक्नोलॉजी आई है, ये हमारी गाइडलाइंस के अंदर क्लास 2 भी इंडिकेशंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई अच्छा तरीका इलाज है। ऐसे मरीज जिनकी दिन की तीनों शरीयानें बंद होती है ना, तो उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि अब आपने बाईपास करवाना है, ठीक है, कैसे कैबेज कहते हैं, कोरोनिया आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। लेकिन कुछ मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं भाई बाईपास नहीं हो सकता, बाईपास कराने के लिए सूटेबल नहीं है, एज ज़्यादा है या और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन है, कुछ लोग वैसे डर रहे होते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि ECP का प्रोसीजर किया जाता है। उसके जरिए क्या होता है कि हमारा जो लोअर लिम्ब होता है ना, उसमें डिवाइस लगा के उसको प्रेशराइज किया जाता है, उससे ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट जो है तो बढ़ता है और दिल के शरीयान में खोलने का एक अमल पैदा हो सकता है। ये क्लास 2 भी इंडिकेशन है, करो ना करो, मतलब इससे ऐसा कोई 100% बेनिफिट्स नहीं है कि हाँ ये करने से फायदा ही फायदा होगा। फायदा मिलता है कुछ पेशेंट्स को, क्योंकि देखें इनकी तीनों शरीयानें बंद हैं, बाईपास भी नहीं करा रहे, तो उनके पास तो ऑप्शन क्या बचता है, ECP का प्रोसीजर वो करा लेते हैं, तो उसमें कुछ पेशेंट को फायदा मिल जाता है, कुछ पेशेंट को नहीं मिलता, जाहिर है वो और उसका दूसरी चीज होती है उसकी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई इन्वेसिव प्रोसीजर तो नहीं कर रहे ना, उसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। चलिए ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन मैं डॉक्टर अरसलान यूनुस और डॉक्टर मरियम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो आए, उन्होंने अपना टाइम निकाला। जहानिया से हमारे नुमाइंदे ने पैकेज तैयार किया है, लोग अपनी मदद आपके तहत किस तरह इफ्तार करा रहे हैं और रोड्स पर उन अफराद को इफ्तार करा रहे हैं जो या तो अपने घर पहुँचने में देर कर दी जिन्होंने, या फिर जो मुस्तहिक है। तो आइए वो एक बार पैकेज देख लेते हैं। जी बिल्कुल, महंगाई से लड़ती अवाम के लिए जहानिया के शहरियों ने कमर कस ली। जहानिया के शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत रोज़ेदारों के लिए इफ्तारी का बंदोबस्त कर दिया, जहां रोज़ाना की बुनियाद पर 400 से 500 लोगों के लिए इफ्तारी का बंदोबस्त किया जाता है। हमारे साथ यहाँ के जिम्मेदार मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम जहानिया की आवाम अपनी मदद आपके तहत कर रही है और इसके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह 400 से लेकर 500 अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर इफ्तारी कर रहे हैं। पिछले साल से ये सिलसिला शुरू किया गया है। जहानिया बाईपास जनाज़ागाह के अंदर ये इफ्तारी का सिलसिला चलता है और इंशाअल्लाह ये दिन ब दिन बढ़ रहा है और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ेदारों को रोज़ा इफ्तार करवाएं और महंगाई के इस दौर में उनके लिए एक अच्छा शगुन साबित हों।
जैसा कि इनका कहना है कि ये जहानिया के शहरियों के मदद से ही सारा मुमकिन हो रहा है, जहाँ रोज़ेदारों को बिला तफरीक अफ्तारी करवाई जाती है। जी।